हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया और यह भी बताया कि रीसेंट पास्ट में भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है, अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आप एक पूरा का पूरा ऐसे लिख सकते हो इस चीज पे। बाकी स्टिकिंग टू द टॉपिक, हम देखने वाले हैं कि हमारी बुक हमें क्या बताती है कि व्हाट आर द कॉजेज फॉर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट में बदलाव आ रहा है ये तो आपको पता है, लेकिन बदलाव क्यों आ रहा है उसके पीछे के कुछ कारण जो है वो यहां पर दिए हुए हैं। हम उन्हें डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। The causes for climate change are many, ठीक है, as I told you कि बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, इतने हैं कि हम शायद लिखते लिखते थक जाएं। हर चीज, हमारी हर एक्टिविटी कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर रही है आज के समय में। तो causes for climate change are many, they can be grouped into astronomical and terrestrial causes, ठीक है। बाकी अब अगर इनको यहाँ पे मोटा माटी ग्रुप बना के चलते हैं हम, तो एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल कॉजेज, दो तरह के कॉजेज में आप ग्रुप कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब क्या है? जो कहीं ना कहीं आउटर स्पेस से ही इन्फ्लुएंस कर रही है चीजों को, मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो तो क्या है सोलर सिस्टम के चलते, सोलर सिस्टम के कारण से कहीं ना कहीं क्या होता है, क्लाइमेट में बदलाव आता है और आ ही रहा है। जैसे आप देखोगे अर्थ जब बना था से लगा के आज तक एस्ट्रोनॉमिकल चेंज कितने आए, कूलिंग वगैरह ये सारा सब कुछ हुआ है। जो सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स थे, सन था, मून था, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस, तो इस तरह से क्या है उसका कहीं ना कहीं क्लाइमेट पे इन्फ्लुएंस पड़ा है और पड़ता रहता है कंटिन्यूसली। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज हो जाएंगे, और दूसरे टेरेस्ट्रियल कॉजेज होंगे। अब ये टेरेस्ट्रियल कॉजेज क्या होता है ये पॉइंट समझने वाला है। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या है? जमीन के ऊपर जो कॉजेज हो रहे हैं, जमीन के ऊपर कौन कर रहा है? तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप क्या कहते हैं जानवरों को रिस्पॉन्सिबल बोल दोगे कि यही है, इनके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इनके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम है ना वहां पे, तो ठीक है, वो तो हैं और वो हमारे से पहले से भी थे और पीसफुली रह भी रहे थे। लेकिन टेरेस्ट्रियल कॉजेज में ह्यूमन एक्टिविटीज को आप कंसीडर कर सकते हो। ह्यूमन एक्टिविटी के अलावा भी अगर मान लो कोई नेचर में भी कुछ हो रहा है जिससे क्लाइमेट में चेंज आ रहा है, जो टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी की कैटेगरी में आता है, तो वो भी क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल कॉज हो जाएगा। तो इन दोनों कॉजेज को हम समझते हैं। दोनों कॉजेज में आपको एक एक दो रीजंस दिए हैं, उन रीजंस को हम समझते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज की अगर हम बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज में जैसे सबसे पहले क्या है, सनस्पॉट एक्टिविटीज जो है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है। अब एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे समझो। द एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज आर द चेंज इन सोलर आउटपुट एसोसिएटेड विथ सनस्पॉट एक्टिविटीज, ठीक है। क्या होता है ना, जैसे हम सूरज में मतलब धूप में निकल जाते हैं बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, सनस्पॉट हो जाते हैं, हम कहते हैं टैनिंग हो गई है, ठीक है। तो मजे की बात क्या है, सूरज को भी वैसी टैनिंग हो जाती है। टैनिंग नहीं होती है, वहां पे सनस्पॉट है। तो सनस्पॉट क्या होता है पता है? आप जैसे देखोगे, आप देख नहीं पाओगे, मैं भी नहीं देख पाऊंगा। हम चांद को तो देख लेते हैं, चांद के ऊपर क्या दिखते हैं हमें? इस तरह से स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, दाग देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही स्पॉट्स सूरज के अंदर भी है, ठीक, सूरज के अंदर भी वैसे ही स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये जो स्पॉट्स होते हैं, आपको ये डार्क और कह सकते हैं डल एरिया दिख रहा है, ये सनस्पॉट्स हैं ऐसे सरफेस के ऊपर, सन के सरफेस के ऊपर। अब क्या हो रहा है, अंदर हाइड्रोजन हीलियम जो है, हाइड्रोजन हीलियम वो तो क्या कर रहा है, उबल रहा है पूरा, ठीक है। वहीं पे लेकिन कहीं कहीं आपको पैचेस में ऐसे क्या देखने को मिल जाएंगे, स्पॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आप क्या सीखे? कोई भी बेदाग नहीं है, ठीक है, कोई भी बेदाग नहीं है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पे सनस्पॉट एक्टिविटीज के चलते क्या होता है कि ये जो सनस्पॉट है ना, ये जो पैचेस हैं, ये जो पैचेस हैं क्या, डार्क और कूलर पैचेस हैं। मतलब ये पैच आपको पैच की तरह, दाग की तरह दिख तो रहा है, सनस्पॉट की तरह दिख तो रहा है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये जो सरफेस का टेम्परेचर होगा सन का, और ये जो सरफेस का टेम्परेचर होगा, मतलब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो जहां सनस्पॉट होंगे इस तरह के, वहां कूलर, मतलब वो जो सरफेस रहने वाला है तो वो ठंडा रहेगा रिलेटिवली दूसरे सरफेस से, ठीक है। तो सनस्पॉट क्या है, डार्क और कूलर सरफेस हो गया सन का, फाइन। तो सनस्पॉट्स आर डार्क एंड कूलर पैचेस ऑन द सन विच इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन अ साइक्लिक मैनर। तो साइक्लिक मैनर में क्या होता रहता है, ये सनस्पॉट जो इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। और ये सनस्पॉट के इंक्रीज और डिक्रीज होने से अल्टीमेटली होता क्या है, देखो मैंने क्या बताया, सनस्पॉट जो होता है तो कूलर और डार्क एरिया रहता है। मतलब जब अगर अर्थ के रेफरेंस में अगर आप देखोगे कि अर्थ का और सनस्पॉट का साइड जो है आमने सामने होता है, तब हमारे यहां जो सोलर इंसुलेशन रिसीव होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। क्यों? क्योंकि सनस्पॉट वाला रीजन जो है वो क्या है, कूलर है और डार्क है। और ये सनस्पॉट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं साइक्लिक मैनर में। आ रहा है समझ में, कहानी समझ में आ रही है? तो उस तरह से आप समझ लो कि ये अगर सन है, पूरा सन से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली सोलर एनर्जी आ रही है। तो सन का अगर एक साइड ऐसा है जो ठंडा है, जो डार्क है, जिसमें उतनी गर्मी नहीं है जितना सन के दूसरे सरफेस में जहां सनस्पॉट नहीं है, तो क्या होगा, यहां से सोलर इंसुलेशन कम आएगी।
सोलर इंसुलेशन ही अल्टीमेटली क्या करती है, मैंने आपको बताया अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है सोलर इंसुलेशन, तो वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करेगी। ठीक है, तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, और अभी हमारे हाथ में नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप जाके वहां पे क्या डेंटिंग पेंटिंग कर दोगे कि हाँ सनस्पॉट सही कर देते हैं हम, क्रीम लगा दोगे सनस्क्रीन जाके, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल है। तो एस्ट्रोनॉमिकल कॉजेज में एक तो ये सनस्पॉट एक्टिविटी आ गया। ठीक है, सनस्पॉट्स आर द डार्क एंड कूलर पैचेस ऑन द सन व्हिच इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस इन साइक्लिक मैनर अकॉर्डिंग टू सम मीटियोलॉजिस्ट। व्हेन द नंबर ऑफ sunspot increases, cooler and wetter weather and greater storminess occur। ठीक है, तो जब सनस्पॉट इंडिया की साइड होते हैं, जब सनस्पॉट इंक्रीज हो जाती है, बता रहे ना कि साइक्लिक मैनर में क्या है, बढ़ते घटते रहते हैं, तो जब सनस्पॉट ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे तो उस साल सोलर इंसुलेशन कम आएगी, तो उस साल एवरेज टेम्परेचर क्या रहने वाला है, कम रहने वाला है। ठीक है, तो हो गया क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह से क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करने वाला एक रीजन ये भी होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल कॉज जो है तो उसमें सनस्पॉट एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक, और वहीं पे अगर इसका अपोजिट कर देते हो आप, क्या कि अगर जिस साल सनस्पॉट कम रहने वाले हैं तो डिक्रीज इन सनस्पॉट नंबर। ठीक है, सनस्पॉट कम होगा तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन सनस्पॉट नंबर इज एसोसिएटेड विद वार्म एंड ड्रायर कंडीशंस। तो वार्म और ड्राई कंडीशन हो जाएगी जिस साल सनस्पॉट जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ठीक है, क्योंकि अब फिर पूरा सरफेस गर्म एकदम आ गया, समझे। तो ये आपको क्लाइमेट कैसे चेंज करता है वो कनेक्ट कर पाए। अब एक और मजेदार बात बताता हूं, देखो कनेक्ट करने वाली चीजें इसको सीखना होगा आपको। आप एलिनो वाला फिनोमिना पढ़ के आए, देखिए वो वीडियो सारे। ठीक है, तो एलिनो में आपको मैंने क्या बताया था कि टेम्परेचर बढ़ता है, इस कारण से जो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होती है वो मजबूत हो जाती है, वो तेजी से जब सी सरफेस के ऊपर चढ़ेगी तो ज्यादा पानी जो है करंट्स ज्यादा डिस्प्लेस होंगे तो ज्यादा वार्म और कोल्ड और ये सारी कहानी होगी। तो कहानी तो यहीं से चालू होती है ना कि वो विंड्स तेज क्यों चलती है, तो हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम ज्यादा बनता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर सिस्टम ज्यादा क्यों बनता है, तो वो डिपेंड करता है इन सनस्पॉट एक्टिविटीज पे। एक कारण ये भी है। ठीक है, एक कारण ये भी, कनेक्ट कर लो। जिसको समझ नहीं आ रहा है मुस्कुराओ, आगे बढ़ो। बाकी जो कनेक्ट कर पा रहे कनेक्ट करो कि वो जो एलिनो का कारण होता है तो उसके पीछे वो जो विंड्स स्ट्रांग होती है, फिर वो विंड्स ओशियन करंट्स को धकाती है ना, तो वो विंड्स स्ट्रांग भी इसी कारण से होती है। सनस्पॉट एक्टिविटी को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। दो दीज थ्योरीज आर नॉट वेरी मच सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इतने रिसर्चेस नहीं है। अब कहां जाएगा इंसान वहां सन पे रिसर्च करने। ठीक है, तो इस तरह से उतनी रिसर्चेस नहीं, लेकिन एक कारण ये भी बताया जाता है, पूछा जाए कि एलिनो, और मतलब अगर इन डिटेल में आप एलिनो वगैरह को पढ़ते हो तो क्लियर हुआ ये। इसके बाद में जैसे दूसरा एक और एस्ट्रोनॉमिकल रीजन समझे हम, तो वो क्या है, एन अनदर एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी इज मिलांकोविच ऑसिलेशन। ठीक है, मिलांकोविच ऑसिलेशंस, तो अब आपको मिलांकोविच नाम सुनते से रशियन इस तरह से वो ध्यान आ गए होंगे। ठीक है, तो यहां पे मिलांकोविच जो है तो ये साइबेरियन नेशनलिस्ट थे, मैथमेटिशियन, जियोफिजिस्ट। इन्होंने एक ऑसिलेशन को मतलब ऑब्जर्व किया, इस ऑसिलेशन को ऑब्जर्व करके फिर इनके नाम के ऊपर क्या हो गया, मिलांकोविच ऑसिलेशंस बताई गई है। मिलांकोविच ऑसिलेशन जो है वो दर्शाती है कि उसके कारण से क्या होता है, उसके कारण से भी आपको ये देखने को मिलता है कि अर्थ के ऊपर जो क्लाइमेट है उसमें चेंज देखने को मिलता है। क्या है ऑसिलेशन, क्या है ऑसिलेशन, तो सिंपल सी चीज देखो क्या बताया गया। ठीक है, मिलांकोविच ऑसिलेशन व्हिच इन्फर्स साइकिल्स इन द वेरिएशन इन Earth's orbital characteristics around the sun, the wobbling of Earth and the change in the Earth's axial tilt। ठीक है, अगर आप जैसे देखोगे, थोड़ा कनेक्ट करो, पिछले चैप्टर में जब हमने हीट बजट वगैरह पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि दोनों साइड बराबर नहीं है। ऐसे दिखाने में हम सर्कल दिखाते हैं कि हाँ अर्थ का ये क्या है, ऑर्बिट है। अर्थ का ऑर्बिट के पीछे मैंने आपको और भी बहुत सारी कहानियां बताई थी। क्या कि सबसे पहली चीज तो एपीहीलियन, पेरीहीलियन, दो अलग अलग पोजीशंस होती है। डेट बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, आपको होमवर्क हो गया, होमवर्क देता हूं, चलो ध्यान आ रहा है। तो एपीहीलियन में ज्यादा डिस्टेंस रहता है, पेरीहीलियन में, सोचो 2 मिनट के लिए और इसको रिकॉल करना। अब एपीहीलियन पेरीहीलियन अलग अलग फेजेस रहते हैं। तो क्या कहते हैं हम कि एक टाइम पीरियड पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा रिसीव करता है अर्थ, एक दूसरे साइड में सोलर इंसुलेशन कम रिसीव करता है। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि ऑर्बिट जो है वो ऑर्बिट फिक्स्ड नहीं है, ऑर्बिट क्या करता रहता है, हर साल ऑर्बिट बदलता है। एक बार जिस रास्ते से चले गया दूसरे रास्ते से अर्थ कभी नहीं जाता है। तो इस तरह से अर्थ का ऑर्बिट भी क्या है, क्योंकि अलग अलग प्लैनेट्स हैं, सन है, मून है, इनकी ग्रेविटी इन्फ्लुएंस करती रहती है, तो हमेशा वो अपने ऑर्बिट को क्या है 19-20 करता रहता है। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, मिलांकोविच ऑसिलेशन इसे कहा जा रहा है, इस ऑसिलेशन के कारण क्या है कि द अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन व्हिच द अर्थ इज रिसीविंग इज वेरिंग एवरी ईयर। तो इस कारण से कहता हर साल जब बदलाव आ रहा है तो बदलाव कहां देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस साल एकदम गर्मी मेरे को इतना % कम लगी, इतने % ज्यादा लगी, लेकिन ब्रॉड स्केल पे क्लाइमेट के ऊपर उसका इंफ्लुएंस जरूर हो जाएगा। तो क्लाइमेट पे उसका इंफ्लुएंस देखने को मिलता है इस तरह से मिलांकोविच ऑसिलेशन में। फिर एक और चीज क्या है, अर्थ का जो एक्सिस है ना, आज हम क्या कहते हैं 23.5 डिग्री टिल्टेड
लिमिटेड है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्या एक्सिस का टिल्टेशन भी बड़ा घटा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-10 साल नहीं, ठीक है, तो हजारों सालों में, लाखों सालों में एक्सिस का टिल्टेशन भी बड़ा घटा है, पहले कम था ज्यादा हुआ, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सिस का टिल्टेशन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अर्थ जो है वॉबल करता है। वॉबल कैसे करता है, जैसे मैं समझाता हूं आपको, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या, भौरी घुमाइए कभी बचपन में वैसी वाली, ठीक है, वो भौरी जब हम घुमाते थे ना, लट्टू जिसे कहते हैं, हमारे इधर भौरी कहते हैं, तो लट्टू जब हम घुमाते हैं तो वो लट्टू कैसा है, देखो गोल घूम रहा है, लेकिन वो ऐसे 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 इस तरह से घूमता है ना, तो वो लट्टू जिस तरह से घूमता था वैसे अर्थ भी क्या करता है, उतना वॉबल नहीं करता, लेकिन अर्थ भी वॉबल करता अपने एक्सिस पे, अपने ऑर्बिट पे, और इस कारण से जो अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन रिसीव करेगा वो क्या करेगा, अनइवन करेगा, और ये ऑसिलेशन मिलांकोविच ऑसिलेशन जो है वो भी यही दर्शाता है। ऑल दीज अल्टर द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सन व्हिच इन टर्न माइट हैव अ बियरिंग ऑन क्लाइमेट। एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस दो बताए, देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में, क्लास 11 वाले बच्चों को यही आ गया, कॉजेज ऑफ द क्लाइमेट चेंज बताइए, तो आप ऐसे बताना, एस्ट्रोनॉमिकली हो गया, टेरेस्ट्रियल हो गया। एस्ट्रोनॉमिकल में आप लिख देंगे सनस्पॉट एक्टिविटीज के बारे में, मिलांकोविच ऑसिलेशन के बारे में। अब टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी की बात करें तो टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करती है, वन ऑफ द क्लासिकल एग्जांपल इज वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म आप पढ़ के आए हैं, सारी चीजें अब तो ऐसा हो रहा है कि चैप्टर में आप पढ़ चुके हो एक बार पहले, कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, ठीक है, तो वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, वॉल्केनिज्म इज कंसीडर्ड एज अनदर कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वॉल्केनिज्म इज कंसीडर्ड एज अनदर कॉज फॉर क्लाइमेट चेंज। वॉल्केनिज्म से क्लाइमेट कैसे चेंज हो जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उससे क्लाइमेट में क्या बदलाव आया, समझो इस चीज को। और एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर आई गेस, ठीक है, ज्योग्राफी वाज माय सब्जेक्ट, तो मैंने अपने टीचर से ये पूछा, मतलब आई वाज क्यूरियस अबाउट दैट, कि जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ता जा रहा तो एक दिन तो ये भी स्थिति आएगी सर कि पर्यावरण पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम कैसे रहेंगे, मतलब बहुत मासूमियत से पूछा, मुझे चिंता। तब उन्होंने क्या कहा पता है, उन्होंने मतलब मुझे ऐसे समझाया कि, मतलब मैंने पूछा कि क्या सोल्यूशन हो सकता है, कब क्या, ऐसे तो फिर दुनिया खत्म ही हो जाएगी एक दिन, तो उन्होंने नहीं ऐसा नहीं है, नेचर अपने आप को बैलेंस करता रहता है। नेचर बैलेंस कैसे करता है, तो मान लो वॉल्केनिक इरप्शन हो जाते हैं बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन अगर हो जाते हैं ना, तो टेम्परेचर पता है कंट्रोल हो जाएगा। उस दिन वो बात समझ में नहीं आई थी, मैंने बोला ठीक है चलो जवाब दे दिया उन्होंने, लेकिन फिर बाद में और पढ़ा जब तब समझ में आया। तो आज आपको मैं वापस वाली चीज पढ़ाता हूं, क्या है कि क्लाइमेट चेंज जो है वॉल्केनिज्म से भी होता है। वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं तो दिखती बात है, लावा निकल रहा है, लोगों के आसपास जो घर है वो भागेंगे, ठीक है, फोटोग्राफर्स फोटो खींचने पहुंच जाएंगे, वो सारी चीजें तो होगी। उसके अलावा क्या होगा पता है, वॉल्केनिक इरप्शन थ्रोज अप अ लॉट्स ऑफ एरोसोल्स इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक, लावा वगैरह निकला वो सब तो है, ठीक है, अपनी जगह है, बहुत सारा एरोसोल मटेरियल जो टाइनी पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल्स, वो पूरे एटमॉस्फेयर में वो फैला देंगे। और ये वॉल्केनिक इरप्शन जो अपने छोटे मोटे अनार की तरह नहीं है कि वो दिवाली के अनार जो होते हैं फूट के खत्म हो जाते हैं, ठीक है, काफी सारे लंबे समय तक, 2-4 महीने तक क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, 2-4 महीने तक क्या है, एशेस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है, डस्ट पार्टिकल रिलीज किए जाते हैं। तो वॉल्केनिक इरप्शन थ्रोज अप लॉट्स ऑफ aerosols into the atmosphere. These aerosols remain in the atmosphere for a considerable period of time, reducing the sun's radiation reaching the earth's surface. अब आपने हीट बजट में ये भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि सोलर इंसुलेशन आ रही है तो वो पूरी 100% नहीं आती, आधी रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब जब एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल बढ़ जाएगा ना, तो ये एरोसोल्स क्या करते हैं पता है, जो सोलर इंसुलेशन आ रही है तो उसको, बहुत सारी सोलर इंसुलेशन को एटमॉस्फेयर में ही अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अर्थ तक नहीं जाने देते हैं, अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में आती है, एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस, तो अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते हैं। तो वॉल्केनिज्म क्या कर देता है, एट टाइम्स क्या करता है वॉल्केनिज्म, आप देख रहे हो कि अर्थ पे टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस कर देता है। वो वाली बात आज समझ में आई आपको भी, ठीक है, मुझे तो पहले आ गई थी, मैंने आपको भी बताया कि कैसे अगर वॉल्केनिक इरप्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसका भी क्लाइमेट पे एक अपना इंपैक्ट होगा। नेचर अपने आप को बैलेंस करना जानता है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स नहीं मान रहे हैं ना, ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। जैसे अगर आप देखोगे आफ्टर द रिसेंट पिनाटुबो एंड एल Sion volcanic eruptions, the average temperature of the earth fell to some extent for some year. जैसे recent past की अगर बात की जा रही तो I guess ये 1982 में पिनाटुबो volcanic eruption हुआ था फिलीपीन आइलैंड में, और ये मैक्सिको का है, ठीक है। तो ये जो volcanic eruptions हुए थे, ठीक है, और पिनाटुबो को तो ऐसा भी कहा जाता है कि पिछली सेंचुरी के 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो पिनाटुबो वॉल्केनिक इरप्शन को कहा जाता है, 1991 में हुआ था, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है तो इससे क्या होता है कि जो एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में रिलीज हुए थे तो उसने एक एक्सटेंट तक कुछ समय के लिए क्या है, अर्थ के टेम्परेचर को मॉडरेट कर दिया था। मॉडरेट इन द सेंस कि जो टेम्परेचर जिस स्पीड से बढ़ रहा था, ठीक है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जिस स्पीड से बढ़ी थी उसको कम कर दिया था। फाइन, तो इस तरह से
ये टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी है। और ठीक है, अब आप मुझे देखें, जैसे एल सियोन का अगर आप ये देखते हैं डायग्राम, तो ये किस तरह का टाइप्स ऑफ वॉल्केनो पढ़े हमने, एक होमवर्क क्वेश्चन और लेते जाओ, ये किस तरह का, किस टाइप ऑफ वॉल्केनो की कैटेगरी में आएगा, क्या ये बसाल्ट फ्लड वाला है या फिर दूसरे और जो पढ़े थे हमने, तो आप बताना मुझे गेस करके क्या बताना पड़ा है, चुपचाप तो बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं, ये टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी की कैटेगरी में आ जाएगा कि हाँ वॉल्केनिज्म इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन क्लाइमेटिक कंडीशन। मूविंग ऑन टू दी लास्ट टॉपिक, ठीक है, एक और कॉज क्या हो सकता है, तो एक और जो सबसे भयानक कॉज है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है। आप वॉल्केनो को ऐसे नहीं हाथ लगा के रोक दोगे, आप सनस्पॉट का कुछ नहीं कर सकते हो, जो ऑसिलेशन हो रहा है वो हो रहा है, शक्तिमान नहीं हो आप। लेकिन ये जो इफेक्ट है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये जो कॉजेज में ये वाली जो कैटेगरी है टेरेस्ट्रियल की, इस पे जरूर हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट anthropogenic effect on the climate is the increasing trend in the concentration of greenhouse gases in the atmosphere which is likely to cause global warming। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है, हमारी फैक्ट्रीज, हमारी कार वगैरह इन सबसे, और वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण बढ़ रही है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज, सिंपल समझाए तो, ठीक है, शब्द से नहीं डरना है। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, उससे जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, क्लाइमेट चेंज के लिए एक बड़ा कारण बनती है। तो इसे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसका इंपैक्ट क्या है, ठीक है, ह्यूमन लाइफ्स के ऊपर इंपैक्ट क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक से कुछ वैल्यूएबल सीखने को मिला है, और इस चीज को सीखना भी है, अप्लाई भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं।